मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में हम लोग दूसरे चैप्टर को देख रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक को देख चुके थे इसमें, और वह टॉपिक था हम लोगों का अधिकारों का महत्व क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं अधिकारों का घोषणा पत्र कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और एक लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो जिन्हें सरकार सदैव मान्यताएं प्रदान करती हैं। संविधान के द्वारा जो भी घोषणा दिए गए हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं नागरिकों के, उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। देखिए, संविधान की यदि बात किया जाए तो थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि संविधान नागरिकों के अधिकारों का किससे संरक्षित करता है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को किससे, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है, तो उन लोगों से संरक्षित करता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे या तो निजी संगठन हैं, या तो कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी हो सकता है, निजी व्यक्ति भी हो सकता है, जो लोगों के अधिकारों को हनन कर सकता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे सरकार के जो 3 अंग होते हैं, विभिन्न अंग हैं, जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि संविधान होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब बराबर और विधान का मतलब नियम या कानून। तो हम कह सकते हैं कि जो सबके लिए एक समान नियम या कानून हो, उसी को संविधान कहा जाता है। संविधान यदि किसी देश का बन जाता है तो वह अपने आप लागू नहीं होता। उसे लागू करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, और वह सरकार संविधान के अनुसार किसी भी देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करता है। साथियों, हम जब यहाँ पर बात करते हैं कि संविधान जो है हम लोगों का, वह कितने हैं, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान तो हमारे देश का खैर एक ही है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ जो सरकार के 3 अंग हो जाते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले इस चीज़ को भी आप समझें और जानें कि विधायिका का काम क्या होता है। तो सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें विधायिका कानून को बनाने का कार्य करता है। क्या करता है बच्चों? विधायिका कानून को बनाने का कार्य करता है। और जो कार्यपालिका है वह कानून को लागू करने का कार्य करता है। मतलब विधायिका ने जिस कानून को बनाया, उसी कानून को लागू कौन करेगा? तो कार्यपालिका करता है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका वह कानून का पालन भी करता है और व्याख्या भी करता है। मतलब यदि संविधान का कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने में, संविधान के यदि कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो उस शब्द को डिस्क्राइब करके समझाने में न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। वही शक्ति कार्य ही उसकी होती है कि इंटरप्रेट ऑन और फॉलो करना, मतलब संविधान की व्याख्या करना और व्याख्या करके उसका पालन भी कराना, और जो भी पालन नहीं करते हैं उसको दंड देने का कार्य भी न्यायपालिका ही करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ झड़प हो जाते हैं या फिर कुछ विवाद हो जाते हैं, तो उन विवादों का निपटारा भी कोर्ट में ही होता है, न्यायालय में ही होता है, न्यायपालिका ही करती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य ही आपस में उलझ गए हों, तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होता है। या किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दिया गया हो तो ऐसे मामले भी न्यायपालिका में जाते हैं, क्योंकि न्यायपालिका जो है इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक, अभिभावक कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका का है।
अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना लोगों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सर्वांगीण विकास का मतलब कि सभी क्षेत्रों में विकास संभव नहीं है, जैसे सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास। तो ये सब जो विकास है ये सब नहीं हो सकते बिना मौलिक अधिकार के। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जिसे जनता का शासन कहा जाता है, यहाँ पर नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और ये अधिकार जो होते हैं वे सरकार के द्वारा मान्यता भी प्रदान किए जाते हैं और समाज में स्वीकारनीय योग्य भी होते हैं। उन्हीं को अधिकार में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कैसे इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले देखिए 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आंदोलन की लड़ाई में नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझते थे, क्योंकि जब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके पहले ही विश्व के अनेक देश आज़ाद हो चुके थे। तो जो भी देश आज़ाद हो चुके थे वे अपने यहाँ संविधान का निर्माण भी कर चुके थे। तो उनका जो संविधान था, उन संविधान यदि वे लोकतंत्र को अपनाने वाले देश थे तो वहाँ पे अधिकार होगा, और उन अधिकारों को अपने देश के संविधान में भी शामिल करने का कार्य हमारे भारतीय संविधान निर्माता करते हैं। तो जैसे अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है, ये भी आपको जानना चाहिए कि अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जो लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था, मतलब अपने देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया था। सबसे कठोर संविधान भी अमेरिका का है, पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का है। और जो अमेरिका का संविधान है उसमें यह भी कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान के बारे में दो बातें मैंने आपको पहले बताया। क्या बताया? कि सबसे पहला लिखा हुआ संविधान अमेरिका का था जो 1777 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और अमेरिका का संविधान ही ऐसा संविधान है जो यह बात करता है कि लोगों के, नागरिकों की सुरक्षा की बात करता था। का सबसे कठोर संविधान भी है और सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का संविधान है। सबसे अलिखित संविधान बात किया जाए, अलिखित संविधान जो है आपका ब्रिटेन का है। भारत का संविधान लिखित है। तो थोड़ा सा लिखित अलिखित संविधान और कठोर और लचीला संविधान में क्या अंतर है इसको देख लेते हैं। तो लिखित संविधान उसे कहा जाता है दोस्तों जिस देश के संविधान को एक निश्चित समय में लिखा गया हो। किसे एक निश्चित समय में लिखा गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो वैसे संविधानों को ही हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। दूसरा है अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान हम वैसे संविधानों को कहते हैं, अलिखित संविधान, कि जिन देश के संविधान जो होते हैं वे एक निश्चित समय में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन का संविधान एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया, वह अलिखित संविधान का उदाहरण है। और भारत के संविधान को आप लें तो भारत का संविधान एक निश्चित समय में लिखा गया है, जैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो भारत का संविधान लिखित संविधान कहा जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर कोई है तो वह भारत का संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। ये अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ क्यों होती हैं? तो इनका स्थान इसलिए है क्योंकि यदि जैसे किसी पुस्तक को समझने और सरल योग्य बनाने के लिए भारतीय संविधान को भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि लचीला संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए छात्रों, जिस देश के संविधान में जिस तरीके से कानून बनाया जाता है, यदि उसी तरीके से संशोधन भी कर दिया जाए, मतलब जो कानून बनाने का जो नियम हो वही नियम संशोधन करने के लिए भी यदि अपनाया गया हो, तो उसी देश के संविधानों को लचीला कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है। कठोर संविधान का उदाहरण यदि हम देखें तो कठोर संविधान जैसे अमेरिका का संविधान है, मैंने आपको बताया। तो कठोर संविधान का मतलब होता है कि जिस देश के संविधान को जिस तरीके से लिखा जाए, लिखने की जो प्रक्रिया है उससे हटकर
उससे हटकर कठिन संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हो तो वैसे देश के संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। भारत के संविधान की बात किया जाए तो भारत का संविधान दोनों है, कठोर भी है लचीला भी है, लेकिन कठोर कम है और लचीला ज़्यादा है। तो साथियों हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो हमारा संख्या है वो कितने हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की संख्या जो है पहले हमारे यहाँ कितने संविधान थे, तो पहले हमारे यहाँ जो है 7 मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार ही बचे हैं। तो कम क्यों हुआ? कम होने का सबसे बड़ा रीजन था कि 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जिसका जिक्र अनुच्छेद 31 में किया गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में 31 में जिसका जिक्र था, उसको अनुच्छेद 31 से हटा दिया जाता है संपत्ति के अधिकार को, और अनुच्छेद 300 क में उसे शामिल करके मूल अधिकार बना देता है ना, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। उसे क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में जब गया तो वहाँ पर वह केवल कानूनी अधिकार ही बना रहा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र तो दिसंबर 1996 में हुआ था और लागू हुआ वहाँ पर, और तब से भाई क्योंकि रंग भेद के खिलाफ वहाँ पर सरकार को हटाई गई थी, रंग भेद किया करती थी ब्रिटेन की सरकार, और अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है, जो कि वहाँ पर नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय, सामाजिक मूल रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आत्मा, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित है, और वहाँ पर नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। देखिए वहाँ पर संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। जैसे वहाँ पर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जैसे गरिमा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, समुचित आवास का अधिकार है, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, बाल अधिकार है, और बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार है, और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब RTI भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, वह कानून नहीं बन सकता है। तो आप एक काम और करेंगे कि भारत के अधिकार में, मौलिक अधिकार में और दक्षिण अफ्रीका के मौलिक अधिकार में क्या अंतर हैं, ये आपको देखना है। तो दक्षिण अफ्रीका के अधिकार को तो आपने देख लिया। अब भारत के अधिकार की अगर हम बात करें तो भारत के अधिकार अब वर्तमान में 6 बचे हैं। तो पहला है, देखिए भारत के मौलिक अधिकार का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। किस में किया गया है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। भाग 3 जो है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार का जिक्र है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मीन्स इसका जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। और अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये जो हमारे शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, तो शिक्षा, क्योंकि भाई शिक्षा संबंधी अधिकार भी हैं, तो ये कहा गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मतलब होता है कि इसका जिक्र अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है, 25 से 28 तक में। और अगला है कि अल्पसंख्यकों के मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, क्योंकि धार्मिक अधिकार का जिक्र 25 से 28 में था, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का जिक्र जो 5वां है
ये 29 से 30 में किया गया है, और 31 तो है नहीं क्योंकि 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया 44वें संशोधन द्वारा, और अनुच्छेद 300 क में शामिल करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। अब छठा जो मौलिक अधिकार है वह है हम लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह पांचों मौलिक अधिकारों को, ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए? और इसी के महत्व को देखते हुए देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में ही, मौलिक अधिकारों के में सुरक्षा की प्रावधान किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वे अनुच्छेद 32 के महत्व को समझते हुए, संवैधानिक उपचारों के महत्व को समझते हुए उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं। क्या कहे हैं? संविधान की आत्मा भी कहे हैं और उसे हृदय भी कहे हैं, क्योंकि यह ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो साथियों, ये रहा आपके 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लोगों को दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इन मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे, लेकिन हम अगले क्लास में एक एक करके मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे, जो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते, क्वेश्चन ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर यदि लिखना है तो या तो पहले बुक को भी पढ़ें, और मैं जैसे पढ़ाया हूँ, जैसे बताया हूँ, इन चीज़ों को भी, पूरे वीडियो को सुने, तब जा करके आप क्वेश्चन आंसर को सही से लिख सकते हैं और टॉपिक आपको समझ में आ सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, अब हम लोग लाइव क्लास भी जल्द ही अश्विनी जीएस क्लासेस पे स्टार्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में यूट्यूब की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दिए जाएंगे और हम लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।